ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रही होगी। और आप लोगों की आवाज़ तो मैंने चेक कर लिया कि आप लोगों की आवाज़ मुझे ठीक से सुनाई दे रही है। ओके, और इसके बारे में पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग इकोलॉजी वाला सेक्शंस को मीन्स यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजी को लेकर के होगा, जिस पे कि थोड़ा हम लोग पहले बेसिक बेसिक पे ही फोकस डालेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो आप लोगों को इकोलॉजी का जो समझ है थोड़ी डल है, तो उसको स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे और CSIR के क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक क्या करेंगे, उसको मीट करेंगे। ओके, और अगर बीच में कहीं पे भी अगर लगे कि हाँ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप आसानी से उस टाइम पे भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ फिनिश हो जाए तब आप पूछें। अगर बीच में कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया है। ओके, सो अल्टीमेटली गोल यही होता है कि जो चीज़ डिलीवर किया जाए वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी उसको लेकर के एक समझ बने, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। अल्टीमेटली प्रॉब्लम फेस आपको करना है और क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। तो जितनी अच्छी समझ आपके माइंड में बनी रहेगी और जितना अच्छे से मैंने चीज़ आपको ट्रांसफ़र किया, आप उसे रिसीव कर पाएँगे, उतने बेहतर से आप प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो मेन मोटिव यही होता है कि जो चीज़ें आपको ट्रांसफ़र की जा रही है वो अच्छे तरीके से आप उसको रिसीव करें। और अभी स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लाइव क्लासेस हैज एट थर्ड। आज हमारा तीसरा क्लास होगा और हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि अच्छे से हम लोग फोकस कर सकें। ओके, सो बेसिकली इकोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग में थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इकोलॉजी एक जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही पढ़ाया जाने वाला क्या है, पोर्शन है। अगर आपने MSc जूलॉजी या बॉटनी से किया है तो आपको इकोलॉजी वहाँ पे पढ़ने के लिए क्या है, मिलता रहता है। ओके, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं और क्या मतलब कि मैसेज कन्वे होता है इस पूरे सब्जेक्ट में, क्या चीज़ें डील की जाती हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। इकोलॉजी बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई लिविंग कम्युनिटी है, चाहे वो माइक्रोब्स है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, उस लिविंग कम्युनिटी के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको सरवाइव करने के लिए, उस सराउंडिंग से उस लिविंग कम्युनिटी के इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करने को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इकोलॉजी। ओके, सो इकोलॉजी का मेन मतलब यही है, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग कम्युनिटी टू देयर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो भी आपके आसपास में दिखाई देने वाली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका उस उस पेरीफेरी में पाए जाने वाले लिविंग कम्युनिटी का या लिविंग मेंबर्स का जो रिलेशनशिप है, किस तरीके से क्या उनका इंटरेक्शन है, क्या उनका रिलेशन है, कैसे वो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उससे क्या क्या चीज़ें उनको मिल रही है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टडी जो की जाती है उसको हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। So in the scientific term, we can define ecology as that is ecology is the study of a relationship and interactions between the living systems and their non-living component। जहाँ कहीं पे भी जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट का और लिविंग कंपोनेंट के इंटरेक्शंस का और उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे बेसिकली हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आपके इकोलॉजी में जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से वो टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपसे इकोलॉजी में पूछे जाते हैं और जिनको लेकर के CSIR में पार्ट बी में सवाल बने हुए हैं। Okay, the word ecology was coined in 1866 by the German scientist Ernst Haeckel। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है बट आपके CSIR में नहीं बनेगा। CSIR में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं कि कोई साइंटिस्ट क्या डिस्कवर किया है किस तरीके से। बट आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि 1866 में ये अवार्ड दिया गया था और साइंटिस्ट का नाम ये था। और द नेचर ऑफ अ साइंस ऑफ द रिलेशनशिप among the living organism including human beings and their physical environment। इकोलॉजी का जो नेचर है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप कैसा है उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से,
फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहाँ पे आपका लैंड आ रहा है, वाटर आ रहा है, एयर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, ये सॉयल आ रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनसे कैसा इंटरेक्शंस है, कैसा उनका रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी करने को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी कंसीडर्स ऑर्गेनिज्म एट द इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल। आप आगे चल कर के पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सिस्टम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना करके क्या बनता है, आपका पॉपुलेशंस बनेगा। पॉपुलेशंस के ग्रुप को बेसिकली कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी के ग्रुप से मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और कई सारे इकोसिस्टम से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो अगर हम लोग पूरे ग्लोब की बात अगर करें तो पूरा ग्लोब हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। यहाँ पे कई सारे अलग अलग जगह पे लोकेशंस पे क्या होते हैं, आपके इकोसिस्टम पाए जाते हैं। और एक ही इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड के डिफरेंट वेराइटीज़ के पॉपुलेशंस रहते, कम्युनिटीज़ रहती हैं। लाइक एज वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा भी है, वहाँ पे प्लांट भी है, वहाँ पे प्रोटोजोआ भी है, वहाँ पे एनिमल्स भी हैं। तो इससे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को के पॉपुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। और सिंगल काइंड के पॉपुलेशंस के, सिंगल काइंड के इंडिविजुअल्स के नंबर को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। तो एक कोई इंडिविजुअल्स है, लाइक सपोज अगर हम यहाँ पे मान लें कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशंस बोलेंगे। और ऐसे ही कई सारे पॉपुलेशंस लाइक एक मान लीजिए आपका बैक्टीरिया हो जाए, एक क्या हो जाए आपका फंजाई हो जाए, और एक क्या हो जाए आपका प्लांट हो जाए। तो ऐसे कई सारे पॉपुलेशंस को मिला करके क्या बनेगा, आपका कम्युनिटी बनेगा। और कई सारी कम्युनिटी को मिलाकर क्या बनता है, इकोसिस्टम। यानी मीन्स what we can say that an ecosystem consists नंबर ऑफ कम्युनिटीज, राइट। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो डेफिनेशंस में आपको यहाँ पे बताया गया कि इकोलॉजी एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज ये कंसिडर करता है इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स एंड बायोस्फीयर। ये इनके हर एक लेवल का अपना सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंसेस को हम लोग आगे के क्लासेस पे और स्लाइड्स पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। It encompasses life processes, interactions, adaptations, movement of materials and energy through living communities। बता रहा है कि इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लाइफ प्रोसेस लाइक एज जैसा कि आपने पढ़ा है कि बेसिकली रिप्रोडक्शंस का होना, रेस्पिरेशंस का होना, मेटाबॉलिज्म का होना, ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ को परफॉर्म करने के लिए या लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए चलने वाली जो प्रोसेस होती है उसको आप लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इकोसिस्टम में ही मीन्स इकोलॉजी में ही लाइफ प्रोसेस हो रही है। इंटरेक्शंस हो रहा है। इंटरेक्शंस आप आगे पर चल करके पढ़ेंगे, बेसिकली 6 कैटेगरी का होता है, जहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंटरेक्शंस को देखते हैं। पढ़ा भी है आप लोगों ने सिम्बियोसिस टाइप का इंटरेक्शन, जहाँ पे कॉमन्सलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एवंसलिज्म ये सारे आते हैं। तो एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो अलग अलग वेराइटी के पॉपुलेशंस हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका आपस में क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। द टू इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स में बी बेनिफिशियल फॉर ईच अदर और मे वन फॉर द बेनिफिशियल एंड अदर फॉर द हार्मफुल, ऐसा भी हो सकता है। तो इंटरेक्शंस भी हो रहा है इस इकोलॉजी में, मीन्स इकोसिस्टम में। एडाप्टेशंस भी हो रहे हैं। एडाप्टेशंस का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में, नेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फिट बनना, फिट करना, उसको आप बोलते हैं दैट इज द अडाप्टेशन। जो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं वो उस पर्टिकुलरली एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको नेचर क्या करता है, एलिमिनेट आउट कर देता है। आपको इवोल्यूशन में पढ़ाया भी जाएगा नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में, जो थ्योरी आपको दी गई थी कि किस तरीके से नेचर इंडिविजुअल्स का एलिमिनेशन करता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन पैटर्न। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा है। मटेरियल्स से मतलब है यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो मतलब जैसा लाइक है कोई भी प्लांट का मटेरियल है, कोई भी एनिमल का मटेरियल है या प्लांट डिराइव्ड मटेरियल है, उनका भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, वाटर के थ्रू कई सारी चीज़ें जा रही हैं। एनर्जी थ्रू द लिविंग कम्युनिटीज, एनर्जी का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे ये पूरे इकोसिस्टम में कई सारे आपके ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं, और हर ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग कैटेगरी क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। और इन सारे इंडिविजुअल्स के थ्रू होकर के एक ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी क्या हो रही होती है, ट्रांसफर होती है। ये सारी जो प्रोसेस है, जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिए गए, लाइक एज लाइफ प्रोसेस, इंटरेक्शंस, एडाप्टेशंस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, एनर्जी ट्रांसफर, ये ऑल दिस
एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है आपका, दैट इज़ द एक पूरे बायोस्फीयर में, मीन्स इकोसिस्टम में। और इस पूरे इकोसिस्टम को कंप्लीटली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में उसको बोलते हैं दैट इज़ द इकोलॉजी। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजी, व्हाट वी डील इन इकोलॉजी सिलेबस, राइट। हम लोग क्या चीज़ आगे पढ़ेंगे और क्या चीज़ इसमें पढ़ने को हमको मिलता है। तो जब कभी भी आपको इकोलॉजी का टर्म सुनने को मिलेगा या इकोलॉजी का आप जहाँ कहीं पे भी नाम सुनेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलना शुरू हो जाना चाहिए कि अच्छा सब कुछ कुछ ऐसा होगा आपकी, जो हमको अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि इस तरीके से लिविंग सिस्टम पाए जा रहे हैं, इस तरीके से उनका इंटरेक्शन है, या इस तरीके के अलग अलग टाइप के कैटेगरी के एनिमल्स या प्लांट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आपको डील की जाती हैं। ओके। अ, पहला जो टर्म है दैट इज़ हैबिटेट। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है नीश को लेकर के और हैबिटेट को लेकर के। इन दोनों में ही बहुत माइनर सी बाउंड्री है, और बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है और ऑप्शंस में आपको नीश भी दिया रहता है और हैबिटेट भी दिया रहता है, और दोनों में गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूँ ये दोनों टर्म में डिफरेंस बताने के लिए, तो क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, सब लोग हैं या चले गए? किसी को कुछ आइडिया है निस और हैबिटेट में क्या सिमिलरिटीज है, क्या दोनों कॉन्सेप्ट सेम होते हैं या कुछ डिफरेंसेस है, और अगर है तो क्या है? अलग अलग होते हैं सर। हाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ओके, आई थिंक साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि टाइम सर मिस जो होती है एक हैबिटेट में मतलब। अच्छा, अभी तो आपकी तरफ ना मेरे ख्याल से कुछ शादी-वादी का माहौल चल रहा है, तो आवाज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है। आप ठीक है, अभी आपने जो बताया हम समझ लिए। आप अपना माइक ऑफ रखिए ताकि आवाज़ इधर ना आए, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, ठीक है? ओके, ये दोनों ही टर्म में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली पहले एक-एक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझने में आसानी हो और आप लास्ट में उसके डिफरेंसेस को खुद ही बता पाएँगे। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा है एड्रेस। एड्रेस का मतलब हैबिटेट एक वैसा प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परसिस्ट कर रहा है, जहाँ पे वो रह रहा है। उसका जहाँ पे एड्रेस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये एड्रेस है भाई, हम यहाँ पे रहते हैं, निवास स्थान। किसी भी आदमी के रहने का जो जगह है, या किसी भी इंडिविजुअल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम में जहाँ पे वो पाया जाता है, जहाँ पे उसके रहने की प्लेस है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट, दैट इज द एड्रेस, राइट। जबकि अगर हम लोग नीस की बात करते हैं, तो वो बताता है वर्किंग प्लेस, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं। अब काम करने से मतलब ये है कि इस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ईच एंड एवरी काइंड के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो किसी न किसी ट्रॉपिक लेवल पे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और हर ट्रॉपिक लेवल के इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी क्या है, ड्यूटी होती है। लाइक एज जैसे कोई एक ट्रॉपिक लेवल का मेंबर्स क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई कंज्यूमर हो सकता है, मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सो हैबिटेट का मतलब होता है दैट इज द एड्रेस, मीन्स जहाँ पे वो अपनी लाइफ को परसिस्ट कर रहा है, जहाँ पे वो उसकी लाइफ परसिस्ट करती है, जहाँ पे वो पाया जाता है। जबकि निस का मतलब होता है प्रोफेशनल, दैट इज द वर्किंग स्टैंडर्ड, मीन्स कहाँ पे वो काम कर रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप एक वर्किंग पर्सन हैं, आपका घर क्या हो जाएगा, दैट इज द हैबिटेट, लेकिन आपका जो ऑफिस होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द निस। ओके, थोड़ा इसको और भी हम लोग एलोबरेट करेंगे, बट एक की वर्ड मैंने आपको दे दिया आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हैबिटेट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एड्रेस बोलते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर प्लेस और एरिया वेयर स्पीसीज ग्रोस लाइव और थ्राइव। आपको बताया जा रहा है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपनी अपना ग्रो कर सकता है, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे जी रहा, मीन्स रह रहा है। Habitat is the physical place where any particular species lives and adapt to the environmental conditions। आपको बताया जा रहा है कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है, फिजिकल प्लेस है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज सर्वाइव कर रही है और उसमें अडाप्ट कर रही है खुद को इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। ऐसे प्लेसेस को आप हैबिटेट के नाम से जानते हैं। कुछ भी हो सकता है, लाइक है जहाँ पे माउंटेन्स दिया गया है, ग्रासलैंड दे दिया गया है, लैंड हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है।
इसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिए गए हैं। Habitat is not a species specific and many species can occupy the same habitat. ओके जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात किया गया ग्रासलैंड की या माउंटेन की, तो माउंटेन पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई एक टाइप का वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। उसी माउंटेन पे हो सकता है बड़े बड़े आपके प्लांट भी पाए जाते हों, हो सकता है वहाँ पे ग्रासेस भी पाई जाती हैं, छोटे छोटे से श्रब्स भी पाए सकते हैं, एनिमल्स भी पाए जा सकते हैं, माइक्रोब्स भी पाए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई बताया गया है कि हैबिटेट जो है वो कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है। एक ही जगह पे मीन्स एक ही हैबिटेट पे बहुत डिफरेंट काइंड के पॉपुलेशन जो है डिफरेंट काइंड के स्पीसीज को का पाया जाना हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पॉन्ड क्या है, मान लीजिए तालाब है, ये पॉन्ड एक आपका क्या है, दैट इज द हैबिटेट है, राइट। अब इसी तालाब में मछली भी रह रही है, इसी तालाब में कुछ फाइटोप्लैंक्टन भी हैं, इसी तालाब में जू प्लैंक्टन भी हैं, इसी तालाब में सांप भी है, सब कुछ है, सबका सब अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। सो ये पॉसिबल है कि हैबिटेट जो है वो आपका एक से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करता है वहाँ पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है। और यही सारे जो वर्ड होते हैं वो आपको CSIR में सवाल कैसे बनता है, बनेगा आपको, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हैबिटेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हैबिटेट, राइट। तो आपको ऐसे तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्ट क्या क्या निकल करके आया, नंबर पहला, ये एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और अपने आप को अडाप्ट कर रहा है फिजिकल इन्वायरमेंट में। दूसरा, वहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, एक ही हैबिटेट में कई सारे स्पीसीज के इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और पाए जाते हैं। ओके, हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नीस, आपको बताया जा रहा है कि एक ही हैबिटेट में मान लीजिए यहाँ पर आपका ये पूरा ये पॉन्ड है और इसमें कई सारे नीस आपके हो सकते हैं। कैसे, अब इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जाए कि एक ही हैबिटेट में कई सारे सेवरल आपको नीसेस के बारे में आप दिखाया जा रहा है कि ये पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए आपका क्या है, ये पॉन्ड है। अब इस पॉन्ड में क्या होगा कि हो सकता है कुछ ऑटोट्रॉप भी पाए जाए, मतलब प्लांट भी पाया जाए। लेट मी चेंज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉप है, यहीं पे आपके क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप भी होंगे, यहीं पे आपके माइक्रोस भी होंगे, और जितने भी ये मैंने टर्म्स आपके लिखे हैं सबका अपना अपना क्या होगा, फंक्शन होगा। ऑटोट्रॉप का फंक्शन अलग है, हेटेरोट्रॉप का फंक्शन अलग है, माइक्रोस का फंक्शन क्या है, अलग है। तो एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का पाया जाना इस बात का प्रूफ है कि एक ही हैबिटेट में मल्टीपल नीस आपके हो सकते हैं। बिकॉज नीस आपको बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स का जो रोल प्ले कर रहा है, जो प्रोफेशनल उसकी ड्यूटी है, उसको आप बोलते हैं दैट इज द मीन्स एरिया, जो कि वो प्लेस जहाँ पे वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हो, उसको आप क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, राइट। तो एक प्लेस पे पाए जाने वाले जो प्लांट हैं, जैसे जिसको आपने ऑटोट्रॉप बोला, वो प्लांट आपका क्या कर रहा है, लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है। जबकि उसी प्लांट के ऊपर सरवाइव करने वाला दूसरा जो एनिमल है, वो एनिमल क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी कुछ अलग है। जबकि माइक्रोब्स जो है उसको क्या कर रहा है, डिग्रेड करने का काम कर रहा है। तो एक ही प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का पाया जाना इस बात का एविडेंस होता है कि बेसिकली एक ही हैबिटेट में मल्टीपल नीसेस पाए जा सकते हैं एंड पाए जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ हैबिटेट। सो ये 4 पॉइंट में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल करके आया है, जो कि आपके फीचर्स को लेकर के आपको क्या करता है, बताता है। तो हैबिटेट वो है जो जिसको कि आप एड्रेस बोल सकते हैं। एड्रेस मीन जहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो रही है, और एक ऐसा फिजिकल प्लेस है जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स ग्रो कर रहा है, लाइफ अपनी कंटिन्यूसली चला रहा है और इन ऑल्टर कंडीशंस को अडाप्ट कर रहा है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होती है, वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। और एक ही हैबिटेट में कई सारे नीसेस आपके पाए जा सकते हैं, ये इनके क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर में आते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज द नीस को लेकर के, जिसको कि आप प्रोफेशनल बोलते हैं। सो कई बारी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया जाता है कि हैबिटेट को आप बोलते हैं दैट इज द एड्रेस को लेकर के, जो कि आपका घर का पता होता है।
जबकि नीश जो होती है वो आपका क्या है, दैट इज़ अ प्रोफ़ेशन है या प्रोफ़ेशनल एड्रेस होता है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। जैसे सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा जो कॉलेज है वो क्या है, नीश है। मैं कि वहाँ पे जाकर के अपनी ड्यूटी परफ़ॉर्म करता हूँ। मेरा जो घर है रेसिडेंशियल है वो मेरा क्या है, हैबिटेट है। सिमिलरली आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो कॉलेज या स्कूल है दैट इज़ कॉल्ड नीश आपके रेफरेंस में, क्योंकि वो प्लेस है जहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो वर्क है उस पूरे इकोसिस्टम में आप उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। बीइंग स्टूडेंट योर ड्यूटी दैट इज टू लर्न। आपको स्टडी करना है, आपको सीखना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज आपका क्या कहलाएगा, नीज कहलाएगा। जबकि आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप इस टाइम पे हैं, वो क्या कहलाएगा, दैट इज द हैबिटेट कहलाएगा। तो ऐसे ही आप उसको कोरिलेट कर लीजिए किसी से भी। हर आदमी का अपना क्या है, दैट इज एक स्पेसिफिक ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को परफॉर्म वो कर रहा है तो वो उसका नीज कहलाएगा। बल्कि जबकि जहाँ पे वो आराम कर रहा है, सो रहा है, ग्रो कर रहा है, आराम से सर्वाइव कर रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ हैबिटेट बोलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं नीज की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नीज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा इकोसिस्टम में जो स्पेसिफिक रोल प्ले किए जाते हैं उसको आप नीज के नाम से जानते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अब आपके इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, या तो वो प्रोड्यूसर होंगे, या तो वो क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर में भी आपके क्या, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, और या तो क्या होंगे, आपके डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, तो इनका सबका अलग अलग अपना क्या है, फंक्शन है। प्रोड्यूसर्स का काम होता है एनर्जी को हार्वेस्ट करना, एनर्जी हार्वेस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, हम्म। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही समझा आपने। दैट इज़ व्हाई मैं बोल रहा था, अ सिंगल हैबिटेट कंटेन्स सेवरल नीड्स। मैंने बताया था स्टेटमेंट पीछे, एक ही हैबिटेट जो होता है कई सारे नीड्स को कंटेन करता है, क्योंकि वहाँ पे कई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल आपको पॉन्ड का दिया था। एक तालाब है, उस तालाब में प्लांट भी पाया जाता है, उसी तालाब में आपकी मछली भी पाई जाती है, उसी तालाब में आपके पेड़-पौधे मतलब और छोटे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। सबका रहने का जगह क्या है, तालाब है। लेकिन सबके अपने अलग-अलग फंक्शंस हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग क्या है, प्रोफेशंस हैं। प्लांट का काम है प्रोड्यूसर्स का, दैट मीन्स वो लाइट को हार्वेस्ट करेगा। फिश का काम है कि छोटे-छोटे इंसेक्ट को क्या करेगा, खाएगा। का और बाकी जो पैरासाइट्स के तरीके से जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका अलग काम होता है। तो बिल्कुल आपने सही समझा उस चीज़ को लेकर के। निस बेसिकली क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बताता है कि आपका रोल क्या है, आप क्या रोल प्ले करते हो, राइट। रोल को डिफाइन करता है निस, जबकि आपके एड्रेस को, आपके रहने को, प्लेस को डिफाइन करता है आपका हैबिटेट। दोनों में डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इस तरीके से, सबसे पहली चीज तो ये कि एक ही हैबिटेट में कई सारे निशेस आपके पाए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही हैबिटेट में डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं तो डिफरेंट उनका क्या होगा, फंक्शंस होगा, उनके रोल होंगे, उनका प्रोफेशन अलग अलग होगा। दूसरी चीज, कभी कभी ये भी पॉसिबल होता है कि एक जो नीश है दूसरे से क्या करती है, ओवरलैप कर जाती है। मतलब जैसे हो सकता है कि मान लीजिए ये पूरा आपका तालाब है,
और इसी तालाब में एक आपका मान लीजिए सपोज कि कोई प्रोटोजोआ है, जिसका भी मान लीजिए काम क्या है, प्लांट के ऊपर डिपेंड, एक एग्जांपल के तौर पे कि प्लांट के ऊपर सरवाइव करना, मतलब प्लांट से ही अपना मटेरियल को लेना। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे कोई और भी ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट से ही अपना क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो ये दोनों की चूंकि फंक्शंस क्या है, सेम है, मतलब लेकिन ये ऑर्गेनिज्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए है और कोई बी है, दोनों का ही सोर्स क्या है, दैट इज द प्लांट को के ऊपर डिपेंड रहना, प्लांट से अपना क्या करना, फूड को लेना। लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल्स क्या है, अलग अलग है। उस कंडीशंस में इनका जो नीश होगा वो ओवरलैप कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो इनके बीच में क्या होंगे, इंट्रैक्शंस होंगे। वो इंट्रैक्शंस कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। तो वहां पे होड़ मच जाती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे फूड की क्राइसिस, जैसे फॉर एग्जांपल आप शादी में जाते हैं या किसी भंडारे में जाते हैं, हम सभी लोगों का वहाँ काम क्या होता है, वर्क परफॉर्म करें, दैट इज खाना खाना। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है, खाना खाने के लिए। और हम सभी लोग चूंकि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जरूरतें भी क्या है, मतलब हम फंक्शन भी क्या कर रहे हैं, एक परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे ही आपस में के बीच में कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाता है, और उसमें जो जल्दी या अच्छे से पहुंचा रहता है उसको खाना मिल जाता है, जो पीछे रह गया उसको खाना नहीं मिल पाता है। राइट, तो वो एक एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन्स का। आपके मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही था, और आपने समझ भी सही बनाया है। वही सेम चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एग्जाम्पल थोड़ा अलग था पॉन्ड को लेकर के। तो हैबिटेट जो है वो बेसिकली लिविंग एड्रेस है, जबकि जो आपका नीस है वो वर्किंग एड्रेस, मतलब वर्किंग वर्किंग कंडीशंस को बताता है, प्रोफेशंस को बताता है कि आपका उस इकोसिस्टम में एक्चुअल में रोल क्या है, आप क्या रोल परफॉर्म कर रहे हो और क्या आप काम करते हो। राइट, ये भी पॉसिबल है कि जो आपका हैबिटाट है वही आपका नीश भी हो सकता है, लेकिन उसी हैबिटाट में कई सारे नीश वाले इंडिविजुअल्स भी क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, नीश इज द स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इट सपोर्ट ओनली अ सिंगल स्पीसीज। बताया जा रहा है कि एक जो आपका नीश होगा वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, और एक नीश में सिर्फ एक सिंगल काइंड के स्पीसीज के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और एक ही पाया जाता है। सम टाइम पे अगर ऐसा ओवरलैपिंग होगा जहाँ पे एक ही नीश में दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है, वहां पे कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाता है। बट वो कंडीशनल है। niche is specific to a particular species which may overlap with a similar niche but must have a distinct difference। आपसे बताया जा रहा है कि niche जो होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर के, और ये पॉसिबिलिटी बनती है कि दो niche आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है कि ओवरलैप सिमिलर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ विच में ओवरलैप विद सिमिलर नीस बट हैव अ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा वाला प्लांट भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करता है, और एक छोटा माइक्रोस भी जो कि आपका ऑटोट्रॉफ है वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो दोनों का ही रोल क्या हो गया, दैट इज द ऑटोट्रॉपिक होना, मीन्स दोनों का ही रोल क्या है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में परफॉर्म करना। यहाँ पे फंक्शंस अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म के क्या है, सेम है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, डिफरेंस हैं। सो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि वैसे तो नॉर्मली नीच जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, और वो किसी एक सिंगल स्पीसीज को कंटेन करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पे ओवरलैप होता है सिमिलर नीच में, लेकिन उन दोनों नीसेस में आपको डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि ये प्लांट है, ये भी आपका क्या कर रहा है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ये माइक्रोब्स है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ये भी क्या कर रहा है, आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दोनों का ही फंक्शन क्या काम है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन इन दोनों में ही काफी क्या है, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस है, प्लांट अलग है और माइक्रोब्स अलग है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन प्रॉपर्टीज को लेकर के स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, और इनके ही बेसिस पे सवाल आपसे बनते हैं। ये दोनों ही जो टॉपिक या टर्म्स मैंने अभी यहाँ पे आपके कवर किए हैं, इन दोनों से पार्ट बी में सवाल कई बार पहले भी बने हुए हैं और आगे भी बनने की पॉसिबिलिटी बनती है।
ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, ऑप्शंस में आपको नीस, हैबिटाट इस तरीके से दिया रहता है। ओके, नीच इज अ सबसेट ऑफ अ हैबिटाट, मतलब आपको बताया जा रहा है कि हैबिटाट का ही एक सबसेट है, मतलब उसी का एक पार्ट है। जबकि अगर आप हैबिटाट को देखते हैं तो आपको बताते हैं कि ये सुपर सेट होता है, मतलब कि कई सारे निसेस मिल करके आपके क्या बनाते हैं, एक सिंगल हैबिटाट बनाता है। तो हैबिटाट को लेकर के बोला जाता है कि हैबिटाट इज सुपर सेट ऑफ अ नीस, मतलब सुपर सेट होता है। जबकि ये क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब हैबिटाट का एक छोटा सा पार्ट है। एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक पोजिशंस। एक इकोसिस्टम में पाया जाने वाले जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उन ट्रॉपिक लेवल में जो पोजीशंस हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा प्रोड्यूसर्स का होता है, फिर फर्स्ट कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का, फिर टर्सरी कंज्यूमर का, फिर उसके बाद आपका क्या है, लास्ट कंज्यूमर का। तो ये जो अलग अलग आपके ट्रॉपिक लेवल हैं, इन ट्रॉपिक लेवल को आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दैट इज द नीस के नाम से बोल सकते हैं। कि इस ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाने वाले जो आपके इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका काम अलग होगा। इस पे जो पाए जाते होंगे उनका काम अलग होता है। तो इनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, सबका सेम है, राइट। तो प्रोफेशन सेम होने का मतलब क्या हो गया, नीश आपका क्या है, सेम है। जैसे आजकल ट्रेंड में होता है कि अरे आप अपना कोई एक डोमेन चूज कर लीजिए, या फिर कोई अपना एक नीश बना लीजिए कि आपको किस एरिया में काम करना है, किस एरिया पे आपको अपना 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 टैलेंट दिखाना है। आप जैसे आज आज के डेट में, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो हर एक अपनी वीडियो क्रिएटर का अपना एक नीश होता है। कि कोई टेक्निकल का पढ़ा रहा होता है, तो कोई सिंगिंग का पढ़ा रहा होता है, तो कोई बायोटेक को पढ़ा रहा होता है, तो कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। तो ये उनका क्या है, अलग अलग अपना नीश है, राइट। तो इस तरीके से इनके डिफरेंसेस को आप समझ सकते हैं। ओके, so the ecological niche is a central concept in the ecology of organism and is subdivided into the fundamental and realized niche। ये फर्दर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, और फंडामेंटल और रियलाइज के नाम से। द फंडामेंटल niche इज द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच अ स्पीसीज इज एबल टू परसिस्ट। आपको बताया जा रहा है कि फंडामेंटल niche वो होते हैं जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, कोई भी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर niche में पाया जा रहा है। और जबकि रियलाइज्ड niche वो है, रियलाइज्ड niche इज द सेट ऑफ इन्वायरमेंटल प्लस इकोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच अ स्पीसीज परसिस्ट। मतलब कि इकोलॉजिकल कंडीशन के साथ साथ में इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ में इकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट है वो तो है ही, लेकिन वहाँ के जो कंडीशंस है, लाइक जो टेम्परेचर है, वाटर है, सॉयल है, और एक्सपोजर है, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको भी अडाप्ट कर रहा है। उस नीस को बेसिकली आप रियलाइज्ड नीस के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द अल्ट्रा क्लासिफिकेशन ऑफ द नीसेस। तो फंडामेंटल एज वेल एज रियलाइज्ड। तो फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, कि जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को परसिस्ट कर रहा है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बोलते हैं। जबकि रियलाइज का मतलब है कि इन्वायरमेंटल के साथ साथ इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी क्या करे, फेस करे, उसको अडाप्ट करे, उसको आप बोलते हैं दैट इज द निस। सो इस आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर किया गया नीस को लेकर के और हैबिटेट को लेकर के, उनके डिफरेंसेस को लेकर के, उन एग्जाम्पल के साथ में, ये सारी चीज़ें क्लियर अच्छे से हो गई हैं या अभी किसी को कुछ डाउट है? रियलाइज्ड का मतलब जैसे सपोज कि मान लीजिए एक कोई भी कोई एक प्लांट है। तो पहले तो मान लीजिए कि प्लांट आपका हो सकता है वो टेरेस्ट्रियल हो, या तो हो सकता है आपका एक्वेटिक है। अगर मान लीजिए वो एक टेरेस्ट्रियल है, तो ये क्लियर हो गया कि लैंड पे पाया जाएगा, राइट। तो लैंड पे का वो उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट हो गया कि हाँ उसको लैंड मिलेगी। लेकिन उस जगह पे, जैसे अब लैंड के भी कई कंडीशंस हैं, हो सकता है कि कुछ कोल्ड कंडीशंस पे हो सकता है कोई बहुत हाइट माउंटेन पे हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो पीएच है, वहाँ का जो वाटर कंटेंट है, वहाँ का जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, ये सारे उसके इकोलॉजिकल कंडीशंस में आते हैं। इन सब को, दोनों को मिला करके, मतलब कि एक तो पहला उसका इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट, इन दोनों को मिला करके जो नीस बनेगा उसको रियलाइज नीस के नाम से जानेंगे। मतलब एक कोई पौधा अगर वो लैंड पे पाया जा रहा है, तो उस लैंड के साथ साथ में उसके जो फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स कंडीशंस हैं, लाइक उस लैंड का पीएच कैसा है, उस सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वाटर कंटेंट कितना है,
ये सारी जो कंडीशंस हैं उनको मिला करके बेसिकली आपका जो बनेगा दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड नीड्स। जबकि सिर्फ आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द फंडामेंटल नीड। जैसे टेरेस्ट्रियल है तो लैंड पे पाया जाना उसका फंडामेंटल नीड्स हो गया। ओके। अच्छा, तो अगर अगर अभी आप सभी लोगों को ये टास्क दे दिया जाए कि आपको नीस में और हैबिटेट में डिफरेंशिएट करने के लिए अगर बोला जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे? ओके। मतलब कि हाँ, आपको आपको अपने भाषा में आपको अपने हिसाब से चीज़ों को समझना होगा कि निस क्या कहता है और हैबिटेट क्या कहता है, ताकि आप अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सके। समझा आप तभी पाएंगे जब आपने खुद बहुत अच्छे से समझा हुआ है, राइट? और ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा, तो इन सारे स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से ही आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। ऐसे मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक एज जो चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर पहला कि एक हैबिटेट जो है वो कई सारे नीड्स को कंटेन करता है, मतलब कई सारे नीड्स वहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हैबिटेट जो होगा वो स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वहाँ पे मोर देन वन स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है एक हैबिटेट पे। जबकि नीश जो होता है वो पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को डिफाइन करता है। तो ऑब्वियसली एक प्रोफेशन को परफॉर्म करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, और एक जो नीश होगा वो सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि सिमिलर काइंड के निशेस पाए जाएं और वहाँ पे ओवरलैपिंग हो, लेकिन सिमिलर काइंड के निश होने के बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा। ओके। तो ये कुछ कुछ आपको डिफरेंसेस है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, और होपफुली कि आपको नीस में और हैबिटेट में डिफरेंसेस मतलब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोसिस्टम। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था स्टार्टिंग में, तो इकोसिस्टम में आपके क्या क्या पाए जा सकते हैं, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, बायोम, और ये फिगर है। इस फिगर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल है, जैसे आपने बॉटनी में या जूलॉजी में क्लासिफिकेशंस का लेवल पढ़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि हाँ ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये फैमिली है, ये क्लास है, ये ऑर्डर है। इस तरीके से ऐसे ही आप इकोसिस्टम अगर देखेंगे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, आपका जो ऊपर की तरफ एरो जा रही है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे स्मॉलेस्ट जो लेवल है वो क्या है, दैट इज द एट इंडिविजुअल लेवल। किसी भी एक पर्टिकुलर काइंड के ऑर्गेनिज्म को आप इंडिविजुअल बोल सकते हैं, चाहे वो आपका कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई आपका फंगस हो, चाहे कोई प्रोटोजोआ हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो। एक सिंगल काइंड के मेंबर को आप इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। उसी सिंगल काइंड इंडिविजुअल्स के नंबर को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमेशा बताता है क्या, इस सेम काइंड के इंडिविजुअल्स के नंबर को आप क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो उस पॉपुलेशन वर्ड में सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग्स को काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज द नंबर ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ही काइंड के इंडिविजुअल्स के नंबर को आप पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को आप कम्युनिटी बोलते हैं। अब पॉपुलेशन चूंकि वर्ड है जो कि बताता है एक क्लास को, तो जब ग्रुप की बात हो रही है इसका मतलब कई सारे पॉपुलेशंस होंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पॉपुलेशन किसकी है, फिश की है। एक किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्रैब का दिखाई दे रहा है। एक किसका प्लांट का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आपके कुछ प्रोटो प्लेटी हेलमिंथीज, सॉरी, ये आई थिंक मेरे ख्याल से सिलेंटेटा मेंबर का, ये उसके मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे ऐसे आपके जो पॉपुलेशंस होंगे उनके ग्रुप को आप क्या बोलते हो, कम्युनिटी बोलते हो। तो कम्युनिटी आपका थर्ड लेवल पर आता है। ओके। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स फर्स्ट लेवल पे है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लो लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं तो पहले आता है सेल, फिर उसके बाद आता है टिश्यू, फिर आता है आपका ऑर्गन, फिर आपका आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है आपका बॉडी। वैसे ही यहाँ पे इंडिविजुअल,
देन पॉपुलेशन, जैसे टिश्यू जो होता है वो सेम काइंड के सेल्स का ग्रुप होता है, वैसे ही आप इसको जैसे ये जो है इसको आप क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, राइट। इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ टिश्यू बोल सकते हैं। ओके। और कई सारे टिश्यूज को मिलकर के क्या बनता है, दैट इज द ऑर्गन बोल सकते हैं। और कई सारे ऑर्गन को मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। और ये क्या आपका पूरा बॉडी बोल सकते हैं, इस तरीके से है ये। तो कम्युनिटी हो गया, देन इसके बाद आपका इकोसिस्टम। अब एक जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे कई सारी कम्युनिटी क्या होती हैं, पाई जाती है। अभी तक यहाँ पे आपने क्या देखा कि कई सारे पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। अब ऐसे ही कई सारी कम्युनिटी अगर आपस में एक जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करें, एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, मान लीजिए अगर आपका पूरा ये पूरा का पूरा का मान लीजिए अर्थ है, तो एक अर्थ के एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट को आप इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम हो गया, देन इसके बाद आपका आता है बायो। बायोम का मतलब होता है कि जो भी अर्थ के सरफेस पे, मतलब अर्थ पे पाए जाने वाले जो लिविंग कंपोनेंट हैं, उनके जो पूरे ग्रुप होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द बायो। मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ अ इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया, पॉन्ड हो गया, एक्वेटिक हो गया, लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो सारे इकोसिस्टम का पाया जाना एक किसी स्पेसिफिक एरिया में या जोन में, उसको आप क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। और ऐसे ही कई सारे बायोम मिलकर के पूरा क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर जो टर्म है वो टेक्निकली बेसिकली आपको बताता है पूरे लिविंग, मतलब पूरे अर्थ को, इंटायर अर्थ, जहां पर कि लिविंग सिस्टम आपके क्या करते हैं, पाए जाते हैं। अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमको अल्टीमेटली मैसेज क्या जाता है, क्या हमको पता चलता है, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जान करके क्या मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ पे है, दैट इज द इकोसिस्टम पे। कहाँ पे है, इकोसिस्टम पे। तो बोल सकते क्यों इकोसिस्टम पे है, क्योंकि इकोसिस्टम ही वो स्टेज है जो कि कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए वो सारी चीजें पाई जाती हैं, जिससे कि कोई इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है, परसिस्ट करा सकता है। वो फिजिकल, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जिसको मिल करके पूरा क्या बन रहा है, आपका इकोसिस्टम बन रहा है। तो हम इकोलॉजी में बेसिकली इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। दैट इज वाई हमको लेवल ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना जरूरी है, कि इकोसिस्टम के पहले और इकोसिस्टम के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों हम इससे फोकस करना चाहते हैं, ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। कि पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इकोसिस्टम वो प्लेस है या वो आपका लेवल है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस व्हाट, दैट इज एक किसी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। उसके लिए जो उसका अबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो अबायोटिक फैक्टर भी पाए जा रहे हैं, मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। और उसको सपोर्टिंग करने के लिए जो भी आपकी लिविंग कंपोनेंट है वो भी क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं, राइट। So this is the importance of a level of organizations, and this is the scenario of level of organization in the ecosystem. What different kinds of levels are present in the ecosystem, that is the individual, population, community, ecosystem, biome, biosphere, etc. Okay, हेलो। ओके, तो आगे मूव करें हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। सो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको बताना हो इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में, तो आप क्या बताओगे, मतलब इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है। हम्म, ओके। सो इकोलॉजी बेसिकली, ऑब्वियसली इकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इकोसिस्टम एक पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला वो पीस ऑफ एरिया है, वो पीस ऑफ लैंड है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है।
और वहाँ पे लिविंग सिस्टम भी पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग सिस्टम भी पाए जा रहे हैं, और इन दोनों के इंटरेक्शन से ही पूरी लाइफ क्या कर रही है, चल रही है। उस पूरे एरिया को, उस पूरे पार्ट को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला बिकॉज कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस को क्या कर रहा है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ओके। थर्मोडायनामिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि अपना आपने पढ़ा होगा कि सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली किस तरीके के, ओपन सिस्टम हो सकते हैं, या फिर आपके क्लोज सिस्टम हो सकते हैं, या फिर एडियाबैटिक सिस्टम हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एन इकोसिस्टम एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या एडियाबैटिक सिस्टम, तो क्या बताएंगे आप। ओपन सिस्टम। वेरी गुड। क्यों। वेरी गुड। और कोई। ओके। एक चीज आप याद रखिए, जितने भी लिविंग बॉडीज होती हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। दैट इज व्हाट, लिविंग सिस्टम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को एज, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट से एनर्जी और मास दोनों का क्या कर सके, इंटरचेंज कर सके, उसको आप बोलते हैं दैट इज द ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होते हैं, जो कि सिर्फ आपका मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर कर सके, मास का ना कर सके, एडियाबैटिक का मतलब होता है दोनों ना कर सके, है ना। तो जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं वो सब के सब, जैसे हमारी बॉडी खुद अपने आप में क्या है, ओपन सिस्टम है। हमारी बॉडी का मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब हम लोग कभी वेट को गेन करते हैं, कभी वेट को लॉस करते हैं, एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं। डेली खाना खाते हैं, काम कर देते हैं, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, राइट। तो जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं वो सभी के सभी एग्जाम्पल किसके होते हैं, ओपन सिस्टम के। चूंकि इकोसिस्टम भी बेसिकली आपका एक लिविंग कंपोनेंट का पार्ट है, या उसमें एक लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं। और इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, मीन्स दैट इज उसमें एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र हो रहा होता है सिस्टम से और इन्वायरमेंट में। दैट इज़ वाई आप उसको एक ओपन सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम एक एग्जांपल किस टाइप के सिस्टम का है, दैट इज द क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम या एडियाबैटिक सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा, दैट इज ओपन सिस्टम। क्यों है ये भी बता दिया गया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एनर्जी और मास का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ओके। सो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। क्यों है फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे लिविंग सिस्टम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हेटरोट्रॉपिक नेचर के हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। सो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर फंक्शंस इन द इकोसिस्टम। दैट इज व्हाई इकोसिस्टम्स कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ फंक्शनल यूनिट comprises all the organism in a particular place interacting with one another and with their physical environment and interconnected by an ongoing flow of energy and cycling of a material। इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए बताया गया कि एक फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से भी और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से भी, और आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं, और एनर्जी का भी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और मटेरियल का भी क्या हो रही है, साइक्लिंग हो रही है। आप सभी लोगों ने लोअर क्लासेस में ऐसा फिगर कुछ पढ़ा हुआ होगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा, जिसको कि आप फूड चेन के नाम से जानते हैं, या फूड वेब आपने पढ़ा होगा कि एक ही इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है, और न्यूट्रिएंट मटेरियल भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा हुआ है। ओके।
All ecosystems are open system in the sense that energy and matter are transfer in and out. आपको बताया गया कि जितने भी इकोसिस्टम होंगे, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो, ट्रॉपिक इकोसिस्टम हो, ग्रास इकोसिस्टम हो, कुछ भी हो, वो सब के सब एग्जांपल क्या होंगे, ओपन सिस्टम के। इवन मैंने आपको बता दिया कि जितने भी लिविंग सिस्टम होंगे, वो सभी आपके कैसे एग्जांपल हैं, ओपन सिस्टम, क्योंकि उनके पास एबिलिटी क्या होगी, एनर्जी एज वेल एज मास दोनों को ही वो ट्रांसफर कर सकते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। अगर आपको थोड़ा-सा समझने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक सिस्टम है और ये इसका क्या है, आपका सराउंडिंग है। तो अगर यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो और यहाँ से एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो, यहाँ से मास यहाँ ट्रांसफ़र हो, यहाँ से मास यहाँ ट्रांसफ़र हो, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, अगर ऐसा हो रहा होता है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओके। कोई एग्ज़ाम्पल बताएँगे ओपन सिस्टम का आप लोग? ऐसे नॉर्मल लाइफ़ में? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऐसे कप में रखी हुई जो हॉट टी है और एक ऐसे केतली में, ये मान लीजिए केतली है, केतली में रखी हुई हॉट टी है, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? और मान लीजिए एक यहाँ पे थर्मस फ्लास्क है और इस थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म पानी है, गर्म चाय है। बताइए। ये आपका, ये मग है। अच्छा। और कोई? यहाँ पे देखिए हॉट टी अगर रखी हुई है तो इससे क्या होगा कि पहली बात तो टेम्परेचर भी निकल रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रही है, दैट इज़ वाई आपका चाय धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा होता है। और उसके साथ साथ में जब ये चाय गर्म होती है तो वो इवापोरेट करता है, तो वहाँ से वाटर भी क्या होता है, आपका लॉस होता है, जो कि कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो चूंकि यहाँ पे मास का और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ जो भी चाय रखी हुई है, hot tea placed in a cup or कॉफ़ी मग इज एग्जाम्पल ऑफ अ ओपन सिस्टम। एक गर्म चाय जो है अगर रखी हुई है प्लेट में या ऐसे आपका कॉफ़ी मग में या मग में, तो वो बेसिकली एग्जाम्पल किसका होगा, दैट इज ओपन सिस्टम का। केतली में चूंकि क्या होगा, ऊपर से कैप लगा हुआ होता है तो ऑपरेशन नहीं हो पाता, सिर्फ उसके इस वाले पार्ट से क्या होता है, यहाँ से आपका धीरे धीरे हीट निकलती रहती है, इससे चाय ठंडी तो होती है लेकिन इस प्लेट के कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा लेट से ठंडा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दैट इज वाई आप इसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। थर्मस फ्लास्क में ना तो आपका एनर्जी निकलती है ना तो आपका मास जाता है। थर्मस फ्लास्क में 6 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा आपका जो चाय है वो गर्म रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ना तो अंदर जा पाता है और ना ही अंदर का टेम्परेचर आपका बाहर आ पाता है, दैट इज वाई आप इसको एडियाबैटिक एग्जाम्पल में रख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास में आप खोजिए। अब आपको जो भी सामान दिखे तो आप उसको कंपेयर कीजिए कि ये सिस्टम, ये कैसा सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। क्या जो आप अभी, आप सपोज कि आपने सामने खाना खाया होगा, तो थाली में रखा हुआ जो खाना था वो एग्जाम्पल किसका है, ओपन सिस्टम का है या क्लोज सिस्टम का है या एडियाबैटिक सिस्टम का है। आप पानी की बॉटल लेके जाते हैं, पानी का बॉटल जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप जो चीज़ें पढ़ते हो ना, अगर आप उसको आपस में मतलब आस-पास में होने वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड कि तब आप उससे कनेक्ट हो पाते हो। जब कोई भी कॉन्सेप्ट आपके डेली लाइफ की चीज़ों से जुड़ जाती है और आप उसको इंटरलिंक्ड कर पाते हो, तो फिर वो लाइफ टाइम आपको भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलेगा फिर। क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी टफ होती है और बुक का लैंग्वेज आपको हमेशा याद नहीं रह पाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी व्यवहारिक चीज़ों में आ जाती है, कोई चीज़ गतिविधि में आ जाती है, तो आप उसको याद रख पाते हैं। जैसे हो सकता है कि आज की क्लास से कुछ चीज़ें मैंने ऐसे एग्जाम्पल कोट किए जो कि शायद आपको लॉन्ग टाइम तक हमेशा याद रहेगा। जैसे लाइक एज़ मैंने आपको बताया कि नीस क्या है?
प्रोफ़ेशनल एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने वाली। आपको एग्ज़ाम्पल दिया मैंने स्कूल का, कॉलेज का या फिर आपके ऑफ़िस का, तो शायद आपको उसको थोड़ा-सा याद रहेगा कि हाँ, ये चीज़ है हो रहा है इसका मतलब न्यूज़ होगा। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं अगर कोशिश कीजिए कि आपके आस-पास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें अगर आप उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उनमें आप उसको पाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको चीज़ें जल्दी से ज़्यादा याद रहेंगी। ओके? तो ओपन सिस्टम का एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, क्यों है ये भी पता चल गया होगा। कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम बेसिकली इकोसिस्टम आपके 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं, थोड़ा हम लोग यहाँ पे फास्ट हो जाएँगे। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक का मतलब होता है दैट इज़ द नॉन लिविंग, मीन्स आपके जैसे लाइक इज़ व्हाट आपका सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो कंपोनेंट है अबायोटिक में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में आपके पूरे जितने लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और फंगस और बाकी जो एनिमल्स हैं एटसेट्रा, ये सारे आपके किसमें आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट से आएंगे। तो इकोसिस्टम बेसिकली अगर देखा है 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना है। एक तो है आपका भैया लिविंग और दूसरा है आपका नॉन लिविंग। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया भी जा रहा है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड व्हाट, क्या क्या कंटेन करता है? लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, एयर है, सॉयल है, फायर है, वाटर है, पीएच है, सैलिनिटी है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, मॉइस्चर है एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये सब के सब आपके किसमें आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट में। कीप इन माइंड ईच एंड एवरी हैव देयर ओन इम्पैक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम। जितने भी फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सबका अपना अपना बड़ा सिग्निफिकेंस है। लाइक द लाइट, लाइट हैज देयर ओन इम्पैक्ट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस, एयर, सॉयल, फायर, वाटर, पीएच, सैलिनिटी एटसेट्रा, इन सब का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के लिए आपका जो पीएच है बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है वहाँ के सॉयल का पीएच अगर डिस्टर्ब है तो फिर बहुत दिक्कत कर जाएगा। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट कंटेंट, अगर सॉयल में सही तरीके से आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अगर ये सब नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत करेगा ग्रो करने के लिए। मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर नहीं है तो कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। तो ये सारे जितने फैक्टर्स हैं दे ऑल हैव अ वेरी गुड काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है। तो कह सकते हैं कि कोई भी लाइफ बेहतर तब हो पाती है जब उसका उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो, मतलब कि वहाँ की कंडीशंस क्या हो? ठीक ठाक हो। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। बायोटिक का मतलब हो गया दैट इज अ लिविंग कंपोनेंट, और लिविंग कंपोनेंट को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप। वैसे अगर देखा जाए तो डिकम्पोजिशन में भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली आपको बोला गया वर्ड, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब इस ऑटोट्रॉपिक को और हेटरोट्रॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा। कौन-कौन यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, कौन-कौन से इकोसिस्टम में कौन-कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप का काम करते हैं, किनका क्या रोल होता है, इस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। So this is all about the component of the ecosystem. We will further deal in the detail about the biotic and abiotic component and their impact and their role in the nature and also on the living system, कि किस तरीके से उनका रोल है, किस तरीके से उनका इम्पैक्ट है और क्या उनका importance है उस इकोसिस्टम में। So in today's class we summarize that is what is the concept of the niche, what is the concept of the habitat, what is the concept of ecology, ecosystem and the different components. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हम लोगों ने डील किया वो ये था, दैट इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश एंड हाउ यू कैन डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द हैबिटेट एंड नीड्स। सो यहाँ से आपके पार्ट बी में सवाल बनते हैं। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है। अभी पहला क्लास है तो ज़्यादा लेंदी हम लोग नहीं करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस करने के लिए आज आपके इस स्लाइड पे क्वेश्चंस मैं नहीं लगा पाया हूँ, क्योंकि 2 ही टॉपिक, 2 या 3 टॉपिक कवर हुआ था और इससे 1-2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से सीएसआईआर में मिले थे। तो अभी थोड़ा और टॉपिक जब कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? हाँ, सीएसआईआर के हिसाब से बहुत छोटी क्लास है और ये मैंने जानबूझ के छोटी क्लास रखी हुई है। एक्चुअली क्या है कि अभी स्टार्टिंग में ही अगर मैं 2 घंटे, ढाई घंटे क्लास ले लूँगा ना तो मतलब अगले दिन से पता लगा सब बैठ जाएँगे। तो इस चीज़ का भी एक्चुअली अमित क्या है कि तुम्हारे साथ में कि तुम लगभग 3 सेशन से पढ़ रहे हो, राइट? तो तुम्हें मालूम चल चुका है कि हाँ, हम अभी कितने लेवल तक में जाएँगे और कितना हम पढ़ाएँगे। लेकिन जो लोग न्यू जुड़े हैं, उनको थोड़ा-सा भी एक 1 हफ्ते का टाइम लगेगा मुझे इनक्यूबेट होने में।
और मेरी चीज़ों को उनको अडॉप्ट करने में। देन इसके बाद वो फ्लो में जब आ जाएँगे ना, तो 2 घंटा, डेढ़ घंटा फिर उन्हें पता नहीं चलेगा। एनीवे घंटा मैटर नहीं करता है, मतलब ये मैटर करता है कि चीज़ें जो आपको दी गई वो समझ में आना चाहिए। डेफ़िनेटली आज की क्लास से बहुत कम चीज़ें आपको मिली होंगी जानने के लिए, लेकिन अभी फाउंडेशन है तो स्टार्टिंग में आपकी चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए। एक बार जब आपको टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाता है तो फिर तो आगे चल कर के अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, होती रहती हैं। ठीक है फिर। अच्छा ओके, अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि हाँ किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है कि नहीं है? तो ज्योति हैं और इसके बाद शुभम। हाँ, वैसे वैसे मैंने अभी आज बहुत ज़्यादा वैसा कुछ पढ़ाया नहीं है, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल क्लासेस में भी अगर आप पढ़ते या पढ़ाते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब धीरे-धीरे चीज़ें आपके आपके लेवल का आना शुरू हो जाएगा। चलिए ओके, ठीक है फिर। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें सीएसआईआर का प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको इन टॉपिक से कुछ चीज़ें अगर मिल जाती है तो फिर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और नहीं तो एटलीस्ट सिर्फ़ एक काम ये करें कि आप सभी लोग अपने-अपने लैंग्वेज में, अपने हैंडराइटिंग में कम से कम निस में और हैबिटेट में डिफरेंस ज़रूर लिखिए, ठीक है? ओके। अच्छा पेपर सेंड करना था, सॉरी मैं तो भूल ही गया, मैंने उस दिन पेपर शायद 2021 और 20 का सेंड कर दिया था, मैं कर दूँगा अमित। चलो ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, मोस्ट वेलकम।